हेलो स्टूडेंट्स। सो एसिड एंड बेस के बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज़ वी कॉल्ड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ने में, और उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपको डेली लाइफ में यूजेबल होती हैं। सो स्टार्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मेटलर्जी का तो आपका पोर्शन अभी आ ही नहीं रहा है, बट इसके पहले का पोर्शन आ रहा है मेटलर्जी से पहले का एग्ज़ाम में। सो उसको आप फोकस कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। व्हाट आर मेटल्स? हम मेटल्स किसे बोलते हैं? ठीक है, देखो बेटा, मेटल्स आर दो स्पीसीज विच कैन लिबरेट इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। तो स्पीसीज विच लूज़ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है, अब इस मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आज हमारा मोटिव रहेगा इसको कंप्लीट करना। सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखिए बेटा, मेटल नॉन मेटल को सीखने से पहले आपको एक कुछ चीज़ें जानने ली है कि मेटल होता किस तरह से है। देखिए बेटा, जैसे कि मान लो मैंने ये एक सिंपल सा कोई मेटल पीस लिया। इस मेटल के अंदर होंगे बहुत सारे एटम्स। जैसे आयरन रॉड ही ले लो, तो आयरन शीट ले लिया मान लो, तो आयरन शीट के अंदर तो होंगे आयरन एटम्स। दीज आर द आयरन एटम्स, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आयरन एटम्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूक्लियस है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैं आपको मेटल की एक सी थ्योरी बताता हूँ, सी थ्योरी ऑफ मेटल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सी थ्योरी व्हाट इज़ हैपनिंग है। तो मेटल्स और मेटल्स, ये जो एटम्स हैं, जैसे आयरन रॉड के ये जो एक एटम है दूसरा आयरन है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वी कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्डिंग। इसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ये होती है आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग, और इनके सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ट्रैवल कर सकते हैं इसलिए इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मेटल में पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, अकॉर्डिंग टू सी थ्योरी दो चीज़ें थी, एक तो थे पॉजिटिवली चार्ज और एक थे नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो तो थे आपकी, जैसे ये मैंने एटम बनाया है, एक शीट लिया है, तो जो पॉजिटिव चार्ज थे वो थे आपके प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये कैसे थे? फिक्स थे। और जो नेगेटिवली चार्ज थे वो थे आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या थे? आपके मोबाइल थे, फिक्स नहीं थे। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो थे वो इस तरह से अपनी पोजीशन पर फिक्स थे, इस तरह से। ठीक है, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड थे, इस तरह से। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन लाइक दिस वे, दे आर नॉट फिक्स्ड। ठीक, जो पॉजिटिवली चार्ज थे इनको कहते थे हम लोग कर्नल्स। गॉट इट? दे आर द फिक्स्ड कर्नल्स। अब एक कर्नल दूसरे कर्नल के साथ में इस तरह से फिक्स्ड हो गया, ये अपनी पोजीशन को मूव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ बेटा, एक बात और, ये वाइब्रेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी के बारे में समझिए, मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में समझिए। तो इन मेटल और इस एटम के बीच में, दोनों के बीच में क्या था? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या कहा? मेटेलिक बॉन्डिंग का नाम दिया। ठीक है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। लेकिन क्या होता है जब आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने पे क्या होगा? देखो, मेटल की कंडक्टिविटी समझिए। आपने हीट किया, ठीक है, हीटिंग मेटल, जैसे मेटल को हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ गलती मत कर बैठना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसकी वजह से जो कर्नल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, कर्नल्स वाइब्रेट्स, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। एक ही कर्नल के चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम जाएंगे, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहे।
और ओवर क्राउडनेस की वजह से मूव नहीं कर पाए, और मूव नहीं कर पाए तो कंडक्टिविटी कम हो गई। तो याद रखना, कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है ऑन हिटिंग एनी मेटल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज़ द सी थ्योरी जो बोली जाती है मेटल्स के ऊपर। ठीक है, तो मेटल्स के ऊपर जो आपको मेन चीज़ जाननी है वो क्या है कि मेटल्स के अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, सी थ्योरी को अलग करते हैं एक बार। जस्ट अ थ्योरी, आपको मेटल की प्रॉपर्टी समझना है तो मेटल के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मेटल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है, तो चलिए, तो हमने पहले देखा कि स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स के पास में क्या है, ये एटम्स हैं। जैसे कि मैंने आयरन रॉड लिया था तो आयरन एटम से बन के बना होगा। उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जा रही है। और इनके बीच में जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में कॉलिजन की वजह से क्या होता है, सरफेस पे आ जाते हैं, लूज़ होकर सरफेस पे आ जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो सिर्फ मेटल के अंदर ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं आपको। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, ऑल राइट, अब बात समझिए। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। तो मेटल पे देखो, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ दो चीज़ों का आगे पीछे घूमेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, सरफेस पे होते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स के अंदर पाई जाती है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। क्लियर। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अच्छा, बिफोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आपको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट वी हैव इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, प्रेजेंट, जिसमें 92 तो हैं नेचुरल, 92 क्या हैं, नेचुरल हैं, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं। जिसमें से 15 हैं नॉन मेटल, 15 नॉन मेटल हैं, जिसमें भी 11 गैसेस हैं। ठीक है, 11 क्या हैं, गैसेस होंगे आपके पास। और लगभग 8 आपके पास मिल जाती हैं आपके दैट इज़ सेमी मेटल। सेमी मेटल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलॉइड। ठीक है, चलिए, अब बिफोर स्टार्टिंग द मेटल, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, नॉलेज के लिए था ये। क्योंकि देखो, मेटल नॉन मेटल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा याद रखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, एक अलग से आप नोट डाल के लिखिए इसमें, स्टार्टिंग में ही पहले उस पर बात कर ली जाए। दैट इज़ स्ट्रैटेजिक मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज ए वॉर वेपन। तो मेटल्स विच आर यूज्ड एज ए वॉर वेपन इन कंट्री डिफेंस। डिफेंस के अंदर वॉर्स जब होती हैं तो उसके वेपन्स बनाते हैं ना, उसके लिए जो मेटल्स इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल्स। जनरली क्यों होते हैं, इट इज़ ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्या होता है अभी समझ जाओगे आप। ठीक है, नॉन कॉरोसिव होते हैं, नॉन कॉरोसिव हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होते हैं, या आप बोल सकते हो हार्ड हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। इस वजह से यूज़ करते हैं हम लोग इसको, स्ट्रैटेजिक मेटल्स को। कौन कौन से हैं, एग्जांपल याद रखिए, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, ठीक है, Zr, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, मैग्नीज़ हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, जनरली ये यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज्ड एज ए स्ट्रैटेजिक मेटल, वाई। क्वेश्चन कैसे आ गया, Ti फॉर टाइटेनियम, इसको टाइटेनियम बोलते हैं, और Zr को जिरकोनियम, Cr फॉर क्रोमियम। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल लिया गया, टाइटेनियम जिरकोनियम आर यूज्ड एज ए स्ट्रैटेजिक मेटल्स, वाई। तो क्यों है,
रीज़न ये रहा, इट इज़ ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन कॉरोसिव इन नेचर, हार्ड एंड दिस थिंग। अब जरा बात सब सोचिए जरा, हम लोग क्यों ऐसा यूज़ कर रहे हैं इसको, आयरन के क्यों यूज़ नहीं कर लेते, जबकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। देखो एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन जो होता है टाइम के साथ में करोड़ हो जाता है बहुत आसानी से। अब वॉर हर रोज़ तो होती नहीं है, और सपोज़ करो कि वॉर टाइम है और आपने 10 साल पहले कोई गन्स या बैरल्स बनाए हैं आयरन के, और जब यूज़ करने के बारी आई तो वो पूरे रस्टेड हो चुके हैं, कॉरोसिव हो चुके हैं, तो बेटा फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, सामने वाला आगे आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे मेटल्स का यूज़ करना पड़ेगा जो नॉन कॉरोसिव हो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्ड हो, हाई हो, स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम स्ट्रैटेजिक मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बेटा अच्छे से याद रखना, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट वील गो विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। फिर मेटल्स तो समझ गए आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है, बात समझिए। देखिए बेटा, कोई भी मेटल M है, अगर मैं उस पर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करूँगा, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है कि लूज़ करेंगे, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन ईजिली, ठीक है। तो मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज M पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक और लूज़ करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, M2 पॉजिटिव आएगा। सो ऑन, एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, M3 पॉजिटिव आ गया। तो मतलब मेटल्स जो होते हैं जनरली कटाइंस बनाते हैं, ध्यान रखने का। और किसी पे भी चार्ज अगर पॉजिटिव आया तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है दैट दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ गई। सभी मेटल्स के अंदर ये चीज़ कॉमन होती है, चाहे वो कैसा भी हो। सेकेंड हम बात करते हैं मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होते हैं आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्यों होते हैं भैया, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इस वजह से क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट हमेशा फोकस करना एक्सेप्शन पे। एक्सेप्ट कौन कौन से हैं मेटल्स, कौन कौन से हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए बात करते हैं। जैसे कि बेटा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट मेटल। इनको हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं। सॉफ्ट मेटल्स मतलब कट थ्रू नाइफ, इतने सॉफ्ट होते हैं, कट थ्रू नाइफ, नाइफ से काट सकते हैं आप इसको। इवन दो सोडियम पोटेशियम के अलावा भी है, जिंक है, ठीक है, देन कैडमियम है। ये 4 मेटल ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं, इट इज़ ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो कैसे पाई जाती है, वीक पाई जाती है, इसी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बाकी हार्ड के एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता हैं। हार्ड वाले कौन से हो गए, जैसे आयरन हो गया, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, ठीक है, एसेट्रा। ये सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं दे आर लस्ट्रस। मेटल्स आर lustrous. Metals are lustrous. LUS. Now what do you mean by lustrous? Lustrous का मतलब होता है that is shiny surface. मतलब मेटल्स जो होते हैं वो चमकते हैं। क्यों, देखिए इसका रीज़न क्या है। इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, मेटल की ये सरफेस है, ठीक है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो लाइट आई और रिफ्लेक्ट कर गई, और इस वजह से हमें इसकी सरफेस क्या होती है, शाइनी दिखाई देती है। समझ में आई कहानी, ठीक है। लगभग सारे मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, कोई सा भी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड।
मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, सारे मेटल्स लगभग सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक्सेप्शन इज़ मरकरी। मरकरी इज़ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होते हैं भैया, ठीक है। ऑलराइट, पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना आपको अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज मेटल्स जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। फिफ्थ इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेटल्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल कौन है, या फिर आपका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मेटल है वो कौन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हैं, कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिसका हाई होता है वो है टंगस्टन, जिसको हम बोलते हैं डब्लू, ठीक है। दैट इज़ टंगस्टन, टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या है? डब्लू, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज बल्ब फिलामेंट्स, एज बल्ब फिलामेंट। बल्ब के जो फिलामेंट्स होते हैं उसके लिए अंदर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? दैट इज़ टंगस्टन, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट कौन कौन से मेटल्स हैं जो नॉर्मली आपकी क्या हो जाते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो है। इवन तो देखो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ये बात याद रखना है। लेकिन सबसे हाई किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। एक्सेप्शन इज सीजियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, डैट इज़ सीजियम, इसका सिंबल है CS। कितना है इसका? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देन इज़ गैलियम, इसका सिंबल है GA। कितना है इसका? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो मेटल ऐसे हैं डैट मेल्ट ऑन योर पाम, आपके हाथों पे ही मेल्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो है। दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका, दिस इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है, इस वजह से हाथ में रखने से बॉडी हीट एब्जॉर्व करके ये क्या हो जाएंगे? मेल्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जनरली 98 और 64 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचता है, लेकिन इतना नहीं है जितना इनका होता है। तो वो बहुत थोड़ा इसके कंपेरेटिव ज़्यादा होते हैं। 6 प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दैट इज़ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्यों होती है भैया? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। देखो सारे रीजंस मैंने आपको पहले कह दिया था कि मेटेलिक बॉन्डिंग और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आसपास घूमेंगे, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट जैसे कि सोडियम पोटेशियम होती है, इनके इसकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो दे हैव द लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी के मेटल्स कौन से हैं हमारे पास? दैट इज़ सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, हैव लो डेंसिटी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। इनकी डेंसिटी 1 से भी कम होती है, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब से भी कम पाई जाती है इनकी डेंसिटी। जनरली 1 ग्राम पर मीटर क्यूब से सबकी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये याद रखना। आयरन की अगर बात करें तो चलो मैं इनकी डेंसिटी के बारे में बात करूँ तो इसकी डेंसिटी जो होती है डैट इज़ 0.97 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और पोटेशियम की कितनी होती है? 0.86 ग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि आयरन की अगर बात की जाए
Fe दैट इज़ आयरन, आयरन की डेंसिटी कितनी होगी, दैट इज़ डेंसिटी इज़ 7.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आयरन जो है उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, इसीलिए बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, और जबकि सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी 1 से भी कम है, इसके लिए हम इसको लो डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, दैट इज़ 7th थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट का कंडक्टिविटी। हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्म मतलब हीट, कंडक्टिव का मतलब कंडक्शन होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, प्रॉपर्टी इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन है, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी में आ जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, बेस्ट थर्मल कंडक्टर होते हैं। लेकिन पुअरेस्ट कौन है, तो याद रखना बेटा, लेड हो गया, दैट इज़ Pb, एंड मर्करी। ठीक है, ये होते हैं पुअर कंडक्टर, पुअर थर्मल कंडक्टर। तो आपको बेस्ट भी याद रखना है, थर्मल पुअर भी याद रखना है। पुअरेस्ट की बात की जाए तो लेड इज़ द पुअरेस्ट, उसके बाद मर्करी आता है। तो मैं इसको यूँ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, इसका भी ऑर्डर इस तरह से रहेगा कि गोल्ड सबसे ज़्यादा है, फिर देन सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर्स में, फिर लेड और मर्करी की बात करें, बाकी सारे एलिमेंट इसके ब्लो होंगे, लेकिन इनमें भी अगर बात की जाए, कंपेयर की जाए, तो आपको सामने रिजल्ट है। ठीक है, अब क्यों होते हैं दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि वाई दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हीट मूव करेगी तभी तो कंडक्शन होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हीट को एब्जॉर्व करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस वजह से कंडक्टिविटी बन जाती है आपकी। ठीक है, गॉट इट। नाउ 8th पॉइंट इज नेक्स्ट इज 8th इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं। क्यों, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है ऐसा। ठीक है, अब वही बात बेटा, बेस्ट कौन है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अगर बात की जाए तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर, उसके बाद आता है कॉपर, देन आयरन। तो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्ड और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं, फिर भी हम लोग जो घर के जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स बनाते हैं वो किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, या फिर आयरन या फिर एल्यूमिनियम के बनते हैं। क्यों बेटा, गोल्ड और सिल्वर के बनाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली हो गए, कॉस्टली हो गए, और इस वजह से कोई छोड़ेगा नहीं उसको, बिल्डिंग से निकाल के ले जाएंगे। इसलिए हम लोग कॉपर और सिल्वर के बनाते हैं, कॉपर और आयरन या एल्यूमिनियम के बनाते हैं, ताकि क्या हो, कंडक्शन हो, बट ज़्यादा कॉस्टली ना हो। ठीक है, पुअरेस्ट कंडक्टर कौन होता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है, तो बेटा याद रखना, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में अगर बात करें तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन उनमें से भी बात करें तो आपके पास हैं लेड, मर्करी, बिस्मथ, ये होते हैं पुअर कंडक्टर, और इनका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है दैट इज़ सोनोरिटी, सोनोरस। 9th इज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं आर सोनोरस, सोनोरस in nature. Now what do you mean by sonorous?
सोनरस का मतलब होता है क्रिएटिंग साउंड, दे क्रिएट साउंड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्रिएट साउंड। फिर मेटल्स को जब आप हैमर से या किसी भी चीज़ पे स्ट्राइक करोगे तो आवाज़ क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? इट इज़ ड्यू टू द वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स टक्कर में आते हैं, जिसकी वजह से आपके ये सोनरस मिलते हैं। लगभग सभी के सभी मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, और इसी वजह से दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग, कहाँ यूज़ करते हैं भैया इसको? इन मेकिंग बेल्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या आप बोल सकते हो सितार, वायलिन एक्सेट्रा, उनके अंदर यूज़ किया जाता है इनको। बात समझ में आ गई? ठीक। नाउ द 10th पॉइंट इज़ मेटल्स के ऊपर बात हो रही थी, तो मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई हैं? हाँ, मेटल्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज बाकी। मेटल्स आर हार्ड हो गया था, मेलेबिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं आर मेलेबल इन नेचर। नाउ मेलेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेलेबल होना क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबल? देखो बेटा, मेलेबल की बात होती है तो मेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेलेबिलिटी, ठीक है, इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which drawn into sheets, which can be drawn into sheet। मतलब आप हैमर से मार मार के इसको क्या कर सकते हो? शीट बना सकते हो, ड्रॉन इनटू शीट्स। ये देखो, चौक को लो और चौक को ऊपर हैमर मारो तो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम लो और एल्यूमिनियम पे हैमर से मारते रहो मारते रहो मारते रहो तो वो पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, वो क्या होगा? स्प्रेड आउट हो जाएगा, शीट्स की तरह फॉर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग से बंधा हुआ है, इसलिए टूटेगा नहीं, इसलिए स्प्रेड आउट हो जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए विच इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, तो भैया मोस्ट मेलेबल कौन है? मोस्ट मेलेबल दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर, वही ऑर्डर, गोल्ड सिल्वर लगभग सभी के बेस्ट माने जा रहे हैं मेटल्स के अंदर। और यही प्रॉपर्टी है कि हम इसको क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इसी तरह से। ठीक है, और नॉन मेलेबल कौन है? सबसे मोस्ट जो पुअरेस्ट नॉन मेलेबल है, तो आपको पता ही है भैया, पुअर मेलेबल दैट इज़ मरकरी। वो तो खुद ही लिक्विड हो तो उसको क्या मारोगे आप, पहले से मरा पड़ा है। ठीक है, नाउ 11th प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आती है दैट इज़ डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। प्रॉपर्टी बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टाइल का मतलब ड्रॉन इनटू शीट, ड्रॉन इनटू शीट, सॉरी इनटू वायर। तो कैसे याद रखेंगे कि मेलेबल कौन है, डक्टाइल कौन है? तो बेटा इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, अब सोच के देखिए। डक्ट, डक्टाइल में डक्ट आता है ना, तो डक्ट का मतलब क्या है? डक्ट का मतलब है दैट इज़ पाइप, और पाइप मतलब वायर्स की तरह बन गया ना। तो हम इसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करके, ऑन स्ट्रेचिंग दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इनमें भी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं, इसलिए स्ट्रेच कर लिया आपने। मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग में इस वजह से होता है। ठीक है, फिर से वही बात, सबसे बेस्ट डक्टाइल कौन होता है? मोस्ट डक्टाइल दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, देन कॉपर, ये सारे के सारे होते हैं आपके डक्टाइल्स। इसीलिए तो वायर्स में यूज़ किए जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, नाउ अब आती है लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज़, अच्छा पूरस डक्टाइल कौन माना जाएगा?
आपको इजीली पता है पुअरेस्ट डक्टाइल इज़ मरकरी, तो याद रखना है इस बात को भी। पुअरेस्ट डक्टाइल की अगर बात करें तो मरकरी, वो पहले से लिक्विड है, उसको क्या हम लोग कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आपको देना है तो फिर दैट इज़ लेड। ठीक है, देन वी हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है थोड़ा ध्यान से समझिए। दैट इज़ लोड बियरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड एज टेंसाइल, मतलब बोझ लेने की क्षमता। मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं, इस वजह से आप मेटल की चेयर्स टेबल्स पे बैठ सकते हो, लेकिन नॉन मेटल के ऊपर आप बैठ सकते हो क्या? फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉन मेटल से जनरली गैसेस होती हैं, तो क्या गैसेस पे बैठोगे तो क्या आपका वो बोझ, आपका जो वेट है वो होल्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो टेंसाइल होते हैं बिकॉज दे हैव द लोड बियरिंग कैपेसिटी। मेटल्स दैट इज लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, बोझ ढोने की क्षमता, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इसमें आते हैं। एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं हो सकते? जो जनरली सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया या लिक्विड हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, गैलियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम भी इवन तो आसानी से टूट जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते। अच्छा, लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा क्यों होती है मेटल्स की? इट इज़ ड्यू टू सेम रीज़न, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया, मैं भी लिख रहा हूँ, तो मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। ऑलराइट, तो मेटल्स के बारे में समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटल्स। अब बात करेंगे आपके कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स पे, जैसे कि मेटल्स में आई थिंक इसमें मेन चीज़ आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक्सेप्शंस लिखवाए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं उन बातों को फोकस करना है, वही एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपको। गॉट इट? नाउ एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो तो बनाते हैं हम लोग कॉपर और आयरन के, इन सब के बनाए जाते हैं, लेकिन जो पीवीसी जो होता है और या फिर आप जो पॉलीथीन्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है इन द कवरिंग ऑफ दैट इज़ वायर्स। जैसे नोट में लिख देता हूँ पीवीसी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड रबर्स। पीवीसी एक प्लास्टिक है, ठीक है, इज यूज्ड एज इंसुलेटर इन वायर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं वायर्स पे। बेटा मान लीजिए ये वायर है, तो आप जो घर के जो वायर्स हैं उसको डायरेक्ट तो वायर के फॉर्म में नहीं लेते हैं, हम उसकी क्या करते हैं, इंसुलेशन करवाते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, ताकि आप इसको टच करें तो फिर क्या हो, आपको करंट ना आए। कंडक्टिविटी होने के लिए सिर्फ वायर काफ़ी है, तो वायर की तरह जाएगा, लेकिन उसको प्रोटेक्ट भी है, तो आपको भी तो प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ पीवीसी इन रबर्स। तो क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि पीवीसी इन रबर्स आर यूज एज इंसुलेटर्स इन वायर, why they are used in making wires? So because they are insulator and a bad conductor of that is electricity, and bad conductor of electricity, bad conductor of electricity, और इस वजह से आप लोग इसको यूज़ करते हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आई थिंक आपको अच्छे से? ऑलराइट, ठीक, तो अब बात करते हैं जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो बेटा, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दैट इज़ एलेक्ट्रॉप्स। एलेक्ट्रॉप्स क्या होते हैं, फिर जाके नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो नॉन मेटल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज़ एलेक्ट्रॉप्स के बारे में। व्हाट आर एलेक्ट्रॉप्स? देखिए, मेटल्स जो होते हैं ना, या कोई भी एलिमेंट जो होता है, वो नेचर के अंदर दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स इन नेचर। वन इज प्योर फॉर्म्स होंगी, और दूसरी क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म। अनदर इज इम्प्योर फॉर्म। ये जो प्योर फॉर्म है इनको हम बोलते हैं एलेक्ट्रॉप्स,
ठीक है, तो एलोट्रॉप्स को डिफाइन कैसे करेंगे? एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट या मैनी प्योर फॉर्म in nature, and these form are known as allotropes. इन्हें हम बोलते हैं allotropes. अब ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक का प्योर और इम्प्योर फॉर्म पाई जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन बेटा 3 फॉर्म्स में एग्जिस्टेबल है नेचर के अंदर, प्योर फॉर्म्स, 3 प्योर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से हैं? कार्बन ग्रेफाइट, इसको शॉर्ट में हम CgRP बेस में लिखते हैं। कार्बन डायमंड, इसको शॉर्ट में C डायमंड लिखेंगे। और कार्बन फुलरीन। देखो अगला चैप्टर आपका पूरा का पूरा यही है कार्बन, तो वहाँ डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली होता है क्या है, इन जो प्योर फॉर्म्स है ना, इनके अंदर कार्बन की अगर प्योर फॉर्म की बात करें तो कार्बन के प्योर फॉर्म में सिर्फ कार्बन है। प्योर फॉर्म का मतलब इसमें सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट है। इम्प्योर में मतलब एक से ज़्यादा कुछ भी इम्प्योरिटी एडेड हो सकती है, ठीक है। तो प्योर फॉर्म जैसे ग्रेफाइट की बात करेंगे तो सिर्फ कार्बन है, डायमंड की बात करें सिर्फ कार्बन है, फुलरीन की बात करें सिर्फ कार्बन है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग शो होती हैं। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एलोट्रॉप्स पे एक और बात याद रखना कि एलोट्रॉप्स जो जितने भी होते हैं ना, एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफर होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लगभग, ठीक है। तो कार्बन की आपने बात कर ली 3। उसी तरह से बेटा कुछ और भी हैं जो आपके प्योर और इम्प्योर फॉर्म्स में पाए जाते। अच्छा, कार्बन की इम्प्योर फॉर्म की अगर बात करेंगे तो चारकोल हो गया, कोल हो गया, ठीक है, लैम्प ब्लैंक हो गए, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ प्योर फॉर्म से मतलब है, मेनली तो इन दोनों से मतलब है क्योंकि ये नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। गॉट इट। अब एक और चीज़, और कौन से हैं कार्बन के अलावा जो आपके थोड़ा सा यूजेबल हैं 10th क्लास में? तो फर्स्ट आप याद रखिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है P4 से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये भी 3 टाइप का होता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ठीक है, रेड फॉस्फोरस होता है, देन आपका आता है दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की बात करें तो ये होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। सल्फ़र की बात करें S8 होता है। सल्फ़र के 2 फॉर्म्स एग्जिस्टेबल हैं नेचर के अंदर, ये प्योर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है, रोम्बिक सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र। और जो सल्फ़र होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है इट्स क्राउन शेप, क्राउन शेप का होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। क्राउन का मतलब ताज, राजा वाजा होते हैं कि ताज, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स के ऊपर, ठीक है। अब बेटा कुछ मेटल्स की एक और कुछ बातें थी, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैं आपको नोट में ये बातें लिखवा देता हूँ अभी पहले, फिर बात करेंगे आपके आगे। नोट में ये बात लिख लीजिएगा कि मेटल जो लिक्विड है, लिक्विड मेटल की बात करें, लिक्विड मेटल कौन है? मरकरी है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल कौन है? सॉफ्ट मेटल 4 बताए थे मैंने आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैडमियम एंड जिंक, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जनरली तो आपके क्वेश्चन सोडियम पोटेशियम से ही आएगा। देन जो मेल्ट हो जाता है, मेल्ट ऑन पाम, मेटल मेल्ट, मेल्ट ऑन पाम कौन है? दैट इज़ गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, ठीक है। मेटल यूज्ड इन फिलामेंट्स, फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब के फिलामेंट में कौन सा यूज़ किया जाता है? तो बेटा याद रखिए दैट इज़ द मेटल विच इज़ यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट इज, सो मेटल दैट इज़ यूज्ड इन द बल्ब फिलामेंट इज टंगस्टन, जिसको हम W से शो करते हैं। मेटल स्टोर्ड इन, मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन में कौन स्टोर होता है? याद रखिए सोडियम एंड पोटेशियम।
ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दे रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, और इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है किसके, दैट इज सोडियम और पोटेशियम। ये मेटल्स के ऊपर बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेटल्स यूज्ड इन पॉलीमर, देन मेटल्स दैट स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। तो वो कौन है बेटा, लिथियम। लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से क्या होता है उसको वैक्स में स्टोर करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ नॉन मेटल की, तो याद रखना नॉन मेटल विच इज़ स्टोर्ड इन अंडर वाटर, तो मैं इसको नॉन मेटल दैट स्टोर्ड अंडर वाटर, इसको पानी के अंदर स्टोर करते हैं, तो याद रखना इट इज़ फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने इवन तो बता ही दी हैं आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये कुछ अलग से भी याद रखो आप। स्ट्रैटेजिक मेटल्स कौन से हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम, वो सारी बातें, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नाउ वी हैव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो बेटा देखिए पहले तो डिफाइन करते हैं नॉन मेटल होते क्या हैं। व्हाट आर नॉन मेटल्स, ऐसी स्पीसीज विच लूज इलेक्ट्रॉन विच गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, वो लूज़ करते थे, क्या करेंगे, गेन करेंगे, तो हम बोलेंगे स्पीसीज विच गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज नॉन मेटल, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर electronegative in nature, electronegative in nature। नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है उस पर नेगेटिवली चार्ज का आना। तो बेटा मान लीजिए कोई एक्स नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा, x2 नेगेटिव आएगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा इस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। तो ये अनाइंस बनाते हैं जनरली, और इलेक्ट्रॉन की वजह से हुए नेगेटिवली, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बोलते हैं। सभी नॉन मेटल में ये बात कॉमन होगी, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो। सेकेंड थिंग, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, रेडॉन, ये सारी की सारी गैसेस होती हैं। लेकिन एक्सेप्ट लिक्विड नॉन मेटल, कौन से भी है, लिक्विड नॉन मेटल एक ही है, डेट इज़ ब्रोमीन, जिसको हम Br से शो करते हैं। सॉलिड नॉन मेटल कौन है भैया, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, फॉस्फोरस, आयोडीन, ठीक है, दिस इज आयोडीन, I2 से शो होता है आयोडीन, दैट इज आयोडीन, ठीक है, सल्फर, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल हैं जो सॉलिड है आपके, ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आती है, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, मतलब इनमें शाइन नहीं होती, एक्सेप्ट कार्बन डायमंड शाइन करता है, कार्बन ग्रेफाइट शाइन करता है, आयोडीन, ठीक है, ये जो नॉन मेटल्स हैं जनरली शाइनी अपीयरेंस जो होते हैं क्योंकि सॉलिड होते हैं जनरली। फोर्थ, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस,
नॉन मेटल जो होते हैं आवाज़ क्रिएट ही करते हैं, मैक्सिमम गैसेस होते हैं इसलिए क्या होते हैं, आवाज़ क्रिएट होगी नहीं इनकी, ठीक है, ध्यान रहेगा। जनरली कोई भी नॉन मेटल आवाज़ क्रिएट नहीं करता, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। इवन ग्रेफाइट भी है, वो आवाज़ क्रिएट नहीं करती। ग्रेफाइट कहाँ यूज़ करते हैं, पेंसिल लेड्स में यूज़ होते हैं ना, दैट इज़ ग्रेफाइट। उसको नीचे किसी भी स्ट्राइक करके देख लो, आवाज़ नहीं करती वो। फिफ्थ, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्टर इन नेचर। तो याद रखना, नॉन मेटल्स जो होते हैं आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है बेटा, जो हार्ड है कौन है, कार्बन, डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट, ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज़ डायमंड, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का। इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, तो याद रखना, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस या एलिमेंट बोल दो। मेटल नॉन मेटल में दोनों में अगर कंपेयर किया जाए ना, तो डायमंड इज़ द ओनली थिंग विच इज़ द हार्डेस्ट दोनों में, ठीक है। नाउ 6 प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दैट इज़ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेम उसके जस्ट अपोजिट हो रही हैं, दैट इज़ 6th इज़, मैं सीधा लिख देता हूँ, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल। ना ही वो डक्टाइल वायर्स में बनाए जा सकते हैं, ना ही उनको हम लोग आपके क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन तो कोई भी नहीं होता ऐसा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा लो होती है। 7th इज़, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या थी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, बोझ ढोने की क्षमता, तो काफ़ी ज़्यादा कम पाई जाती है इसकी, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे हम लोग कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं आपके हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, लेकिन एक्सेप्शनल आर इम्पॉर्टेंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इनमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दो नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई आपके क्या हैं, इनमें कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड हैव वेरी हाई क्या है इनका, मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्डिंग। इनमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है दैट इज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इनमें, ठीक है। मैं रीज़न एक बार लिख देता हूँ, आगे डिटेल में देखेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इस चैप्टर में है आपके, लेकिन तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग इस चैप्टर में है आपके, मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा आपको, आयनिक और कोवलेंट, सो डैट आप इसको थोड़ा इजीली लर्न कर सको, और अगले चैप्टर में इसको कोवलेंट को रिवाइज भी हो जाएगा आपका, गॉट इट। नाउ 9th प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना, नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity except, exceptions क्या है बेटा, वही कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड। याद रखना, कार्बन ग्रेफाइट जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का गुड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड की प्योरिटी हम हीट से चेक करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर माना जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और बात करें इसमें अबंडेंस की, कि नेचर में कौन कौन सा अबंडेंस कितना है, किसका कितना पाया जाता है। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अबंडेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा याद रखिए, अबंडेंस की बात करें
अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस का मतलब अमाउंट में, कितना अमाउंट में ज़्यादा है। तो पहले बात करेंगे अर्थ में, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं हम लोग। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है आपका? तो याद रखिए बेटा, अर्थ क्रस्ट में एक सिंपल सा ट्रिक है, ओ सील फिर काना क्या मांगे। तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या हो गया, मेटलॉइड है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हो गए, मेटल हो गए। लेकिन आपसे बोल दिया जाए यूनिवर्स में, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन है? तो बेटा याद रखना हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है। आपको बोल दिया जाए एटमॉस्फेयर में कौन है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन है? तो एटमॉस्फेयर में आपको अच्छे से पता ही है, दैट इज़ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद अदर गैसेस आती हैं। ठीक है, ये है क्या? तो ये था इसका अबंडेंस। तो आप सिंपल सा ट्रिक से याद रखना, ओ सील, सील सील फिश होती है ना, ठीक है, ओ सील फिर काना, फिर मतलब आयरन, काना क्या मांगे। ठीक है, तो ये अबंडेंस का याद रखिए। अब एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ वी कॉल्ड एज सेमी मेटल्स किसे कहते हैं? व्हाट आर सेमी मेटल्स? सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स। ठीक है, देर आर ओनली 8 मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। 2-3 बात याद रखना बेटा, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड जो होते हैं दे आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। इनको हम सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सेमीकंडक्टर को जनरली कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होती हैं, जो चिप्स बनाते हैं वो इसी के बनाई जाती हैं। तो याद रहेगा ये भी। ठीक है, जनरली हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम पर थोड़ा ध्यान रखना है, और तो बाकी सारे इसमें हो गए। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब कल हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसको फिनिश करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर मोर इंपॉर्टेंट, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा बेटा, एक और बात कि मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, तो आप लोग चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहली चीज़ तो, तभी प्लेलिस्ट ओपन होगी और उसके बाद आप काम कीजिए अपना। ऑलराइट, थैंक यू। Physical properties of metals. Metals possess certain characteristic physical properties which distinguish them from non-metals. Physical state. Metals are generally solids at room temperature. Mercury is a liquid metal. Unlike other metals, sodium and potassium are quite soft and can be cut with a knife. Metallic luster. Almost all metals possess a characteristic luster. They can be polished to increase their shine. Here are some examples of highly polished metals. Malleability. Metals are malleable. This means that they can be converted into sheets or foils by hammering. Gold is the most malleable metal. You must have seen the thin foils of silver which are used for decorating sweets. Aluminium foil is used for wrapping eatables like chocolates, etc. However, arsenic,
Antimony and bismuth are brittle and exceptions. They get powdered on hammering. Ductility. Most metals are ductile. A substance is said to be ductile if it can be drawn into wires by stretching. Gold is a highly ductile metal. 1 gram of gold can be drawn into a thin wire 3,240 meters long. Electrical conductivity. Metals are good conductors of electricity. Silver and copper are very good conductors. They are used for making conducting wires. Lead and mercury are exceptions. They have low electrical conductivity. Generally, the electrical conductivity of metals decreases with increase in temperature. Thermal conductivity. Almost all the metals are good conductors of heat. When a piece of metal is heated at one end, the heat travels towards the other end, and the whole piece becomes hot. It is due to this reason that metals are used to make cooking utensils. Density. Density is the degree of compactness of a substance. It is the mass per unit volume of a substance. The densities of metals vary from 0.53 grams per cubic centimeter for lithium to 22.5 grams per cubic centimeter for osmium. The metals whose density is less than 5 grams per cubic centimeter are called light metals. Some examples of light metals are lithium, sodium, potassium, magnesium, aluminium, etc. Other metals like iron, copper, silver, gold, etc., whose density is more than 5 grams per cubic centimeter, are known as heavy metals. Metals are sonorous. Sonorous refers to a loud, full or deep resonant sound often produced by metals when struck. Many metals, when struck, produce a specific ringing sound. Due to this, they are used to make bells and gongs.